हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि बिहार जुडिशरी से रिलेटेड दोस्तों ये अपडेट है। दोस्तों इसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट केस लॉस के बारे में। जो इंपॉर्टेंट केस लॉ बन सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, उन सभी केस लॉ को मैंने यहाँ पे कवर करने का कोशिश किया है। साथियों मैं रेंज बता दे रहा हूँ कि किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल के बीच के केस लॉ को मैं कवर कर रहा हूँ। तो साथियों मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3 मीन्स कि आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 के बीच में जितने भी केस बनेंगे उन सभी केस लॉ को हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं और उन सभी केस लॉ को मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि साथियों जब हम प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो वहाँ पे हमसे केस बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हाँ ये केस किसके जजमेंट में आया था, ये केस किससे रिलेटेड है। आप लोगों ने यूपी का पेपर देखा होगा, यूपी का पेपर मिलान करने वाला आया था, इसी तरह मिलान करने के लिए बिहार का भी पेपर आ सकता है। तो साथियों बिना देर किए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो ये मैंने हैंड रिटन अपने नोट्स में बनाया है, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे शो करने वाला हूँ। साथियों देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और केस लॉ के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसे ये पार्ट 3 से रिलेटेड है जिसमें हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 के बीच के जितने भी प्रोविजन है इनसे रिलेटेड सभी केस लॉ के बारे में हम यहाँ पे साथियों बात करेंगे। साथियों यहाँ पे सबसे पहले आर्टिकल देखिए, आर्टिकल नंबर 12 की हम बात करते हैं। दोस्तों जब हम आर्टिकल नंबर 12 की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 12 में हमें डेफिनेशंस के बारे में बताता है कि हाँ डेफिनेशन क्या है, किसको हम लोग डेफिनेशन कहते हैं, उसी डेफिनेशन के बारे में बताता है। साथियों अगर हम रीड विथ करना चाहें आर्टिकल 12 को तो हम इसको रीड विथ कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 36 को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 12 में डेफिनेशन क्लॉज बताता है एज वेल एज आर्टिकल नंबर 36 भी आपको डेफिनेशन क्लॉसेस के बारे में बताता है। तो ये यहाँ से आपको ये पॉइंट मिल गया। अब देखिए साथियों आर्टिकल नंबर 12 से रिलेटेड कौन कौन सा केस बनता है जो कि आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। साथियों मैंने उसी केस लॉ को कवर किया है जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों केस तो आर्टिकल नंबर 12 से अगर ढूंढे तो बहुत ज़्यादा केस मिल जाएगा, आर्टिकल 13 से भी बहुत ज़्यादा केस मिल जाएगा, आर्टिकल 14 से भी मिल जाएगा, लेकिन हम उसी केस लॉ को रखेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर पेपर को मैंने एनालिसिस किया है, उसी के अकॉर्डिंग इन सभी केस लॉ को यहाँ पे रखे हैं। तो देखिए जो आर्टिकल नंबर 12 से सबसे ज़्यादा केस पूछे जाते हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई का केस का मामला जो होता है ये पूछा जाता है। फिर राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल का ये भी मामला हमारे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। फिर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट कहें इसमें तो आर.डी. सेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मीन्स की आर्टिकल नंबर अगर 12 की बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तो ये केस को जरूर पूछा जाता है। और ये अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुजीब का भी जो केस है ये भी साथियों केस हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आर.डी. सेट्टी का। तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि ये दो केस आप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? आर.डी. सेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सेकंड अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुजीब। साथियों ये केस लॉ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस केस लॉ की सीरीज को मैं पूरा कवर कराऊंगा। अगर आप लोगों का पॉजिटिवली कमेंट आता है तो इससे रिलेटेड हर एक सब्जेक्ट का मैं केस लॉ आपके लिए लेकर के आ जाऊँगा, सीपीसी का, सीआरपीसी का, कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्ट्रैक्ट का, आईपीसी का, जिस सब्जेक्ट का आप केस लॉ कहेंगे उस सब्जेक्ट का मैं केस लॉ आपके लिए लेकर के आऊँगा। अब आर्टिकल 13 से रिलेटेड साथियों केस लॉ के बारे में हम बात करते हैं। जब हम आर्टिकल नंबर 13 को देखते हैं तो ये बात करता है लॉ इन कंसिस्टेंस विथ और इन डेरोगेशन विथ फंडामेंटल राइट्स। ये किस चीज़ से डेरोगेट करता है? तो साथियों ये डेरोगेट्स करता है फंडामेंटल राइट्स से, मीन्स की संविधान से, मीन्स की जो भी असंगत हो जाती हैं उसको ये क्या कर सकता है, उसको ये समाप्त कर सकता है, उसी से रिलेटेड ये बात कर रहा है। अब उसी के बारे में हम देखेंगे। दोस्तों जब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 13 की तो आर्टिकल नंबर 13 में हमको देखने के लिए मिलता है यहाँ पे डॉक्ट्राइन्स की बात होती है। अब किस किस प्रकार के डॉक्ट्राइन्स की बात होती है? तो साथियों यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी की बात होती है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स की बात होती है, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर्स की बात होती है और जुडिशियल रिव्यू की बात होती है। दोस्तों इस पे एज सच केस तो बहुत है, लेकिन मुझे जो इंपॉर्टेंट केस लॉ लग रहा है उन सभी केस लॉ को मैं आपको बोल करके बता दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, इसलिए मेंशन नहीं किया है क्योंकि इस टाइप के केस अक्सर पूछे हमारे एग्जामिनेशन में नहीं जाते हैं। लेकिन जो इससे रिलेटेड इन चारों डॉक्ट्राइन से रिलेटेड जो भी केस लॉ हमको बन सकता है उन सभी केस लॉ के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं। जैसे इससे रिलेटेड एक हमारा केस लॉ बनता है जिसको कि हम लोग केशव माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के नाम से जानते हैं। साथियों ये केस लॉ आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, मैं फिर इस केस का नाम रिपीट कर देता हूं, केशव माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस है। साथियों अगर हम नेक्स्ट केस लॉ की बात करते हैं साथियों तो जो नेक्स्ट केस लॉ इससे रिलेटेड आता है
ये चारों डॉक्ट्रिन से रिलेटेड उसमें आता है दीपचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का मामला आता है। साथियों अगर डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स से अगर रिलेटेड हम केस को कहें कि हाँ डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स से रिलेटेड कौन सा केस लॉ आता है, तो साथियों इससे रिलेटेड आता है भीखाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस लॉ आता है। साथियों और इक्लिप्स से रिलेटेड और भी केस लॉ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आता है सगीर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का मामला आता है, और साथ साथ साथियों दीपचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का मामला इसमें आता है। तो साथियों इस प्रकार से आप लोगों ने देख लिया कि आर्टिकल 13 से रिलेटेड जो भी केस लॉ थे मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है इन चारों डॉक्ट्रिन आर्टिकल नंबर 13 से रिलेटेड, तो इसीलिए मैंने डॉक्ट्रिन को भी बता दिया और इसके साथ साथ जो केस लॉ बन रहा था उस केस लॉ को भी मैंने बताने का आपका पूरा प्रयास किया। साथ साथ इसमें अगर आप चाहें तो साथियों एक आध और केस भी डाल सकते हैं, जैसे रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का भी केस आप डाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं साथियों यहाँ पे तो आप RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का भी केस इसमें डाल सकते हैं। सब के सब ये केस लॉ आर्टिकल नंबर 13 से डील कर रहा है। अब बात करते हैं साथियों आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14 आप सभी को पता है साथियों, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए समंदर के तरह से है, क्योंकि इसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में बात किया जाता है। और साथियों जब हम इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की दोनों चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। अब इससे जो इंपॉर्टेंट केसेस बन रहे हैं साथियों उन सभी केस लॉ को मैं यहाँ पे डील करने वाला हूँ, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होता है। जब हम आर्टिकल 14 को डील करते हैं तो यहाँ से जो भी केस लॉ बनते हैं वो केस लॉ का एक स्टैंडर्ड होता है और वो केस लॉ हमारे एग्जामिनेशन में फंसते हैं। इसी टाइप के केस लॉ हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड केस लॉ पूछा जाएगा तो। जैसे फर्स्ट केस मैंने यहाँ पे लिया है चिरंजीत लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला लिया है आर्टिकल नंबर 14 से रिलेटेड। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली का मामला भी मैंने लिया है आर्टिकल नंबर 14 से रिलेटेड। DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का भी मामला मैंने लिया है आर्टिकल नंबर 14 से रिलेटेड। साथ साथ प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का भी मैंने मामला लिया है। और साथ साथ अगर सबसे इंपॉर्टेंट अगर आर्टिकल नंबर 14 में कहें साथियों तो ये दो केस लॉ आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एक EP रोयप्पा का केस लॉ है और दूसरा जो है RK डालमिया का केस है। ये केस लॉ इतना इंपॉर्टेंट है कि ये केस लॉ अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है जब आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देने जाएंगे। साथियों आप खुद भी एनालिसिस करते रहिएगा कि किस प्रकार से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या जो मैं बता रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली पूछे जा रहे हैं कि नहीं पूछे जा रहे हैं। दोस्तों अगर ये सेशन आपको बेहतर लग रहा है, अगर आपके एग्जामिनेशन के लिए सपोर्ट कर रहा है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके हमें जरूर बताने का प्रयास करें और इस वीडियो को दोस्तों लाइक तो जरूर ही कर लीजिएगा। अब आर्टिकल नंबर 15 से रिलेटेड जो भी केस लॉ बनते हैं साथियों उन सभी केस लॉ को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब आर्टिकल नंबर 15 बात क्या करता है, ये बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ, देखिए कौन कौन सा ग्राउंड है, रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ की बात करता है। ये इतने ही ग्राउंड्स की बात करता है, इससे ज़्यादा अगर ग्राउंड के बारे में हमसे एग्जामिनेशन में पूछता है तो हमें नहीं बताना है। ये जो ग्राउंड दिया है इन सभी ग्राउंड्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ग्राउंड क्या है फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, रिलीजन है, रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ की बात करता है। अगर इसमें हम केस लॉ की बात करते हैं तो साथियों जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ आ जाता है आर्टिकल नंबर 15 से, और ये केस लॉ अक्सर पूछा जाता है TMA पाई फाउंडेशन का केस जो होता है ये इंपॉर्टेंट केस लॉ होता है। फिर नेक्स्ट जो केस लॉ हमारे लिए होता है साथियों वो PA इनामदार का केस लॉ होता है। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट केस लॉ हो जाता है जब हम सेक्शन नंबर आर्टिकल नंबर 15 को अगर हम डील करते हैं तो। फिर हमारे पास इंपॉर्टेंट केस आ जाता है अशोक कुमार ठाकुर का केस लॉ आ जाता है। साथियों इसी तरह से ये केस लॉ दिया रहता है। अगर आप मेन एग्जामिनेशन भी देने जाएंगे तो इन सभी केस लॉ को अगर आर्टिकल 15 से रिलेटेड चाहे किसी भी प्रोविजंस को आप वहाँ पे कोट कर रहे हैं तो इस केस लॉ को अगर आप कोट कर देते हैं तो आपका जो नंबर होगा वो इन्हांस हो जाता है। अब साथियों हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 15 से रिलेटेड चंपकम दोराई राजन का केस आता है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट केस आ जाता है। साथियों जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट केस होता है इन सभी केस लॉ को मैंने यहाँ पे डील करने का कोशिश किया, और ये जज चंपकम दोराई राजन का केस है साथियों ये स्टेट ऑफ मद्रास का केस है और बहुत ही ये इंपॉर्टेंट केस लॉ माना जाता है। कौन सा, चंपकम दोराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस। अब साथियों हम आगे देखते हैं नेक्स्ट केस। जो आर्टिकल नंबर हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है साथियों वो आर्टिकल नंबर 16। नेक्स्ट आर्टिकल को हम देखते हैं साथियों जो कि आर्टिकल नंबर आपका आ जाता है 16। अब आर्टिकल नंबर 16 की हम बात करते हैं तो साथियों यहाँ पे बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स की बात करता है। जो इक्वालिटी होनी चाहिए कहाँ पे इक्वालिटी की बात करता है, तो साथियों जो इक्वालिटी की बात करता है ये यहाँ पे इक्वालिटी की बात करता है कहाँ पे, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ये
शब्द आपके लिए कीवर्ड हो जाता है। अगर आप मेन एग्जामिनेशन में जाते हैं, अगर मेन एग्जामिनेशन में आप लिखते हैं तो ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आपको लिखना जरूरी होता है और यही इसका जिक्स होता है और यही इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि अब आर्टिकल 16 क्लॉज 6 तक चला गया है। जब से 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होकर के आया है 2019 का, वो 16 आर्टिकल नंबर 16 सब क्लॉज 6 तक ये पहुंच चुका है। तब यहाँ तक आर्टिकल नंबर 16 का यहाँ पर स्कोप यहाँ तक बढ़ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें जो पहला केस लॉ हम लेकर के आ रहे हैं साथियों, वो हमारा केस लॉ आ रहा है एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा का केस आ रहा है। जो आर्टिकल नंबर 16 से रिलेटेड यहाँ पे केस लॉ आ रहा है साथियों, वो एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा का। फिर साथियों, जो नेक्स्ट केस लॉ आ रहा है इसी से रिलेटेड, वो आ रहा है हमारा रणधीर सिंह का केस आ रहा है, जो कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर साथियों हम आर्टिकल नंबर 16 सब क्लॉज 1 की बात करते हैं तो ये मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी पोस्ट अंडर द स्टेट्स के बारे में बात करता है। साथियों, अगर हम आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 1 की बात करते हैं तो ये किस चीज के बारे में बात करता है? आर्टिकल 16 क्लॉज 1 जो हमारा बात करता है, अगर मोटा मोटा देखा जाए तो ये मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी पोस्ट अंडर द स्टेट्स की बात करता है आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 1। अगर यही साथियों आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 2 को हम डील करते हैं तो ये आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 2 बात करता है मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी पोस्ट अंडर द स्टेट्स के बारे में बात करता है। ये की पॉइंट आपको लर्न करके रखना होगा और यही से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हिट करता है और यही कीवर्ड अगर हम लर्न करके रखते हैं तो हम अच्छे से कर डालते हैं। अगर आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 3 की हम बात करते हैं साथियों, तो ये बात करता है प्रिस्क्राइबिंग रिक्वायरमेंट एज द रेसिडेंस विद इन द स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी की बात करता है। रेसिडेंस एज द ग्राउंड ऑफ रिजर्वेशन की बात करता है, आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 3 की बात करता है। फिर अगर हम आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 4 की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स के बारे में ये बात करता है। आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 4 ए कैपिटल ए की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो ये 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये डील करता है। अगर साथियों यहीं पे हम आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 4 बी की अगर हम बात करते हैं तो साथियों ये डील करता है 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000 से ये डील करता है। और इसके बाद से अब जो दो आर्टिकल हमारे पास बच जा रहे हैं साथियों, आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 5 बच जा रहा है, जो कि बात किस चीज़ के बारे में करता है? तो ये जो बात करता है, ये क्लॉज जो 1 है, जो आर्टिकल नंबर 16 का क्लॉज 1 है और क्लॉज 2 है, इसी से रिलेटेड इन्हीं दोनों के बारे में ये बात करता है। आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 5 और आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 6 की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो ये बात करता है आर्टिकल मीन्स की जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जो 2019 में हुआ था, इन्हीं दोनों चीज़ों से ये डील करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो साथियों, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जो भी प्रोविजंस रिलेटेड थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 16 से, उन सभी प्रोविजंस को मैंने यहाँ पे सिंगल सिंगल करके डील कर दिया। अब अगर केस लॉ की हम बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हमारे पास केस आ रहा है वो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला आ रहा है। और साथियों सभी लोगों को पता होगा इंदिरा साहनी का मैटर, जो कि इंदिरा साहनी का मैटर है साथियों, ये डील किससे करता है? ये बेसिकली डील करता है आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 4 से डील करता है और आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 1 से डील करता है। और इसी के साथ साथ अगर हम इस केस को पढ़ते हैं इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो साथियों इसी के केस के साथ साथ हम पढ़ते हैं किसको? बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का एक मामला आया था। इस दोनों मामले को हम लोग एक साथ अगर रीड करना चाहते हैं तो दोनों मामले को हम क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर को अगर हम किसके साथ? इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के साथ चाहे तो पढ़ सकते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट केस लॉ आ जाता है साथियों, वो आ जाता है जनरल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ वर्सेस लक्ष्मी नारायण सिंह का केस आ जाता है। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट केस हो जाता है साथियों। और जब इस टाइप के इंपॉर्टेंट केस आपको पता रहता है तो आप मान के चलिए कि आप अन्य बच्चों से बहुत आगे रहते हैं। साथियों नेक्स्ट जो केस आ रहा है हमारे पास वो एम नागराज का केस है और एम नागराज का भी केस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है साथियों। अगर हम बात करते हैं जो कि 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हम कर रहे थे, इसमें कौन सा केस आया था? तो इसमें वीरपाल सिंह का केस आया था और वीरपाल सिंह का भी केस हमारे लिए क्या हो जाता है साथियों? इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने एम नागराज का केस आप लोगों को बता ही दिया, एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये लास्ट जो केस लॉ था इससे रिलेटेड आर्टिकल नंबर 16 से रिलेटेड इन सभी केस लॉ को मैंने यहाँ पे बता दिया। अब बात करते हैं
आर्टिकल नंबर 17 से। आर्टिकल नंबर 17 की अगर हम बात करते हैं तो ये एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटीज़ की बात करता है। साथियों, जब एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटीज़ की बात की जाती है तो ये आर्टिकल नंबर 17 में स्पेसिफिकली होकर के लिखा गया है और इसके लिए बताया भी गया है कि अगर कोई भी अनटचेबिलिटी करता है, मीन्स कि अगर इसका पालन करता है तो उसको क्या दिया जाएगा, उसको पनिशमेंट भी इसके अगेंस्ट में दिया जाएगा। इससे रिलेटेड अगर कोई केस लॉ की अगर हम बात करते हैं तो साथियों स्पेसिफिकली मैंने किसी केस लॉ का नाम मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं आपको एक केस लॉ यहाँ पे बताना चाहूँगा। पीपुल ऑफ यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक मामला आया था। वो एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी से क्या करता है, डील करता है। केस का नाम मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर आप लिखना चाहें तो उसको लिख सकते हैं। पीपुल ऑफ यूनियन, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, पीपुल यूनियन डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला आया था, जो कि डील करता है आर्टिकल नंबर 17 से। अब साथियों हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 18। अगर आर्टिकल नंबर 18 की हम बात करते हैं तो ये एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है। टाइटल्स का मतलब क्या होता है साथियों, आप सभी को पता होगा। टाइटल्स का मतलब जो होता है उपाधियां। पहले महाराजा, महाधिराज, इस प्रकार के टाइटल लोग लगाया करते थे और इसी प्रकार के टाइटल्स को एवोल्यूशन करने के लिए, मीन्स की हटाने के लिए इसका डाला गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, मीन्स कि इसको फंडामेंटल राइट में डाला गया और इसको एबोलिश कर दिया गया। किस टाइप के टाइटल्स को एबोलिश कर दिया गया, तो ये जो महाराजा टाइप का टाइटल था, महाधिराज टाइप का टाइटल था, इस प्रकार के टाइटल्स को क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, हटा दिया गया। ओनली आप एकेडमिक टाइटल्स को लगा सकते हैं। जैसे कि एकेडमिक टाइटल्स में क्या हो सकता है, आप मिलिट्री के हैं तो आप जनरल लगा सकते हैं, कर्नल लगा सकते हैं। आप अगर एडवोकेट हैं तो एडवोकेट लगा सकते हैं। अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टरेट की उपाधि लगा सकते हैं। इस टाइप का आप टाइटल लगा सकते हैं, लेकिन महाराजा, महाधिराज इस प्रकार का आप टाइटल नहीं लगा सकते हैं। इसका एवोल्यूशन किया जाता है। अगर साथियों इससे रिलेटेड अगर किसी भी केस लॉ की बात करते हैं तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट केस लॉ आ जाता है। उस केस लॉ को मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। उस केस का नाम है बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये मामला है और ये साथियों इंपॉर्टेंट केस लॉ हो जाता है। अगर आर्टिकल नंबर 18 से रिलेटेड अगर कोई केस लॉ पूछता है तो यही केस लॉ पूछेगा, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला पूछेगा। अब साथियों अब हमारा एक बंच समाप्त हो गया। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 18 तक का एक बंच बन रहा था। मीन्स कि अगर स्पेसिफिकली होकर देखा जाए तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 18 तक का एक पोर्शन हम लोगों ने समाप्त कर दिया। अब हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 19 को, और आर्टिकल नंबर 19 भी आप लोगों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 इंपॉर्टेंट था। साथियों आर्टिकल नंबर 19 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस की बात करता है। किस चीज़ की बात करता है साथियों, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस की बात करता है। साथियों अगर इसको हम बाइफरकेट करते हैं तो ये आर्टिकल 19 A, B, C, D, E, F को हटा दिया गया है G, मीन्स कि यहाँ पे आर्टिकल नंबर G तक यहाँ पे इसको डिस्क्रिमिनेट, मीन्स कि इसको क्या करता है, विस्तार करके इसको बताने का कोशिश किया गया, जिसमें बताया जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस की बात करता है। आर्टिकल नंबर 19 सब क्लॉज 1 में ये बात करता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में बात करता है, किसकी बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस की बात करता है। अगर हम यहीं पर देखते हैं आर्टिकल नंबर 19(1)(b) में क्या बात करता है साथियों, तो यहाँ पे बी करता है असेंबल होने के लिए। किस तरह से असेंबल आप होंगे, तो पीसफुली आप असेंबल होंगे, विदाउट एनी आर्म्स की आप क्या कर सकते हैं। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1(b) में आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से असेंबल हो सकते हैं। अगर साथियों यही हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 19(1) क्लॉज सी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें किस चीज़ की बात करता है, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बात करता है। अगर आर्टिकल नंबर 19(1)(d) की अगर हम बात करते हैं साथियों तो इसमें फ्रीली मीन्स कि आप फ्रीली किसी भी टेरिटरी में जा करके आप क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, फ्रीली घूम सकते हैं। आर्टिकल नंबर 19 सब क्लॉज 1(d) की बात करता है। साथियों अगर आर्टिकल 19(1)(e) की अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो ये किस चीज़ की बात करता है, ये बात करता है कहीं भी हम रिसाइड्स कर सकते हैं, कहीं भी हम सेटल हो सकते हैं। और आर्टिकल नंबर जो 19(1)(g) हमारा बात करता है साथियों, ये बात करता है कि आप कहीं पे भी किसी भी प्रकार का ट्रेड या बिजनेस को आप क्या कर सकते हैं, ऑक्यूपाई कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 19 से जितने भी प्रोविजन थे सभी प्रोविजंस को भी मैंने डील कर लिया। अब साथियों यहाँ पे जो मैं केस लॉ लिया हूँ, इस केस लॉ को भी मैं आपके सामने डील करने वाला हूँ। साथियों जो मेरा टॉपिक था वो यही टॉपिक था कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को एंड केस लॉ को दोनों को हम साथ में कोरिलेट करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और देख लीजिए जो हमारे टॉपिक का थीम था वो थीम कहीं ना कहीं फुलफिल मैं कर भी रहा हूँ। मैं यहाँ पे आर्टिकल्स को भी डील कर रहा हूँ एज वेल एज केस लॉ को भी मैं डील कर रहा हूँ। जब दोनों को आप कॉन्जॉइंटली पढ़ेंगे तो साथियों आपको बहुत मज़ा आएगा। और जब
आप मज़े से पढ़ेंगे तो मान के चलिए कि आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन किसी भी हाल में रुकने वाला नहीं है। यहाँ पे जो आर्टिकल नंबर 19 से हमारे लिए इंपॉर्टेंट केस लॉ आता है साथियों, वो हमारा नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस लॉ आता है। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ हो जाता है। फिर अगर हम 19 से रिलेटेड और नेक्स्ट केस लॉ की बात करते हैं तो साथियों यहाँ पे बिजोय एमैनुअल का केस आता है वर्सेज स्टेट ऑफ केरला का, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट मामला हो जाता है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट केस आ जाता है वो आ जाता है रोमेश थापर केस लॉ, रोमेश थापर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला आ जाता है। फिर जो नेक्स्ट केस लॉ हमारे आर्टिकल 19 से आ जाता है वो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का केस लॉ आ जाता है। ये भी न्यूज़पेपर से भी, क्योंकि यहाँ पे किस चीज़ की बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। तो साथियों जो न्यूज़पेपर हमारे पास आता है उसमें क्या किया जाता है, उसमें फ्रीडम होता है ना स्पीच करने का, एक्सप्रेशन करने का। जो राइटर है, जो एडिटर होता है, वो क्या करता है, वो अपने एक्सप्रेशंस को, अपने थॉट्स को, उसमें बिलीफ को क्या करता है, दर्शाता है। तो ये आर्टिकल 19 से रिलेटेड है। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट केस लॉ आ जाता है AK अब्बास का केस लॉ, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आर्टिकल नंबर 19 के साथ हम इसको कॉन्जॉइंटली अगर रीड करते हैं तो। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला आ जाता है। साथियों अगर न्यूज़पेपर से रिलेटेड कोई भी केस लॉ आए, आप आंख बंद करके आर्टिकल नंबर 19 पे एक बार रिस्क ले सकते हैं अगर आपको उस समय लर्न नहीं होता है अगर न्यूज़पेपर से रिलेटेड, क्योंकि न्यूज़पेपर के बारे में आर्टिकल नंबर 19 में ही डील किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट केस की अगर हम बात करते हैं तो साथियों यहाँ पे टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेस महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का भी एक मामला आता है। ये भी हमारे लिए आर्टिकल नंबर 19 से रिलेटेड है और ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। साथियों अगर हम आर्टिकल नंबर 20 की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 20 जो हमारा डील करता है वो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस की बात करता है। साथियों ये प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस क्या होता है, ये कौन सा गेम है, इसके बारे में कहाँ बात किया जाता है, तो साथियों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट मैटर होता है और ये सिर्फ हम यहीं पे नहीं देखते हैं। अगर साथियों हम बात करें, अगर हम अरेस्ट भी हो जाते हैं तो यहाँ पे भी हमको ये देखने के लिए प्रोविजंस मिलता है। कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जब हमको अरेस्ट कर लिया जाता है, जब CRPC हम लोग पढ़ते हैं, जब अरेस्ट हमको कर लिया जाता है तो वहाँ पे भी हमको ये चीज़ देखने के लिए मिलता है। अगर हम इससे रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो इसमें 3 क्लॉजेस के बारे में बात करता है। आर्टिकल नंबर 20 हमारा 3 क्लॉजेस की बात करता है। किस किस क्लॉजेस की बात करता है, पहला तो बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की बात करता है। जो पहला बात करता है, जो आर्टिकल नंबर 20 सब क्लॉज 1 बात करता है, ये बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मीन्स की फैक्टो लॉ के बारे में बात करता है। ठीक, जो आर्टिकल नंबर 20 सब क्लॉज 2 आपका साथियों बात करता है, ये किस चीज़ की बात करता है, ये बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी की बात करता है। किसके बारे में बात करता है, डबल जियोपार्डी की बात करता है। आर्टिकल नंबर 20 सब क्लॉज 2 की बात करते हैं। और जब साथियों आर्टिकल नंबर 20 सब क्लॉज 3 की अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली होकर के, ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में बात करता है। किस चीज़ के बारे में बात करता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में बात करता है। तो साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से आर्टिकल 20 को मैंने बाइफर्केट किया। आर्टिकल नंबर 20 सब क्लॉज 1 में मैंने बता दिया कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के बारे में बात करता है। अगर सेकंड क्लॉज की हम बात करते हैं तो साथियों डबल जियोपार्डी की बात करते हैं। और आर्टिकल नंबर 20 सब क्लॉज 3 की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में बात करता है। और साथियों ये एज यूजुअल आपको लर्न होना चाहिए, जैसे मैंने इसको लर्न कर लिया है वैसे आप भी इसको लर्न कर लेंगे तो आपके एग्जामिनेशन में जैसे आएगा वैसे ही आप अपने आंसर को अच्छे से मार्क कर सकते हैं। अब इसके रिलेटेड अगर केस लॉ की अगर हम बात करते हैं साथियों, यहाँ पे जो केस लॉ आ जाता है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस आ जाता है। फिर अगर नेक्स्ट अगर हम केस देखते हैं कंचना बेबी वर्सेस गुरप्रीत बेबी का केस लॉ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है आर्टिकल नंबर 20 से रिलेटेड। अगर नेक्स्ट केस लॉ की बात करते हैं तो साथियों नंदनी सतपथी वर्सेस PL लानी का केस आप कैसे भूल सकते हैं, ये भी केस लॉ आर्टिकल नंबर 20 से रिलेटेड है और ये इंपॉर्टेंट केस लॉ माना जाता है, नंदनी सतपथी वर्सेस PL लानी का केस। अगर साथियों हम आर्टिकल नंबर 21 की अगर हम बात करते हैं तो साथियों इसका तो स्कोप इतना ज़्यादा वाइडर कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा। कब से कर दिया गया, जब से मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला आया तब से इसको इतना वाइडर स्कोप कर दिया गया है आर्टिकल नंबर 21 का कि अब कुछ कहा ही नहीं जा सकता। कुछ भी ले करके डालना है आप आर्टिकल नंबर 21 में डाल दीजिए। कोई भी मैटर आ रहा है डील करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आप कहाँ घुसा दीजिए, आप घुसा दीजिए आर्टिकल नंबर 21 में। अब आर्टिकल नंबर 21 के बारे में अगर हम बात करें तो एक सेशन, 1 घंटे का एक सेशन इसी पे हो सकता है आर्टिकल नंबर 21 पे ही। अगर केस लॉ को अगर हम देखते हैं, देखिए इसमें केस लॉ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो साथियों जो पहला हमारे पास केस लॉ आ जा रहा है वो AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस आ जा रहा है। जो इंपॉर्टेंट और जो लीडिंग केस लॉ है उन केस लॉ को मैं यहाँ पे डील करने का 100% प्रयास कर रहा हूँ।
फिर जो नेक्स्ट केस ला आ जा रहा है, मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का मामला आ जा रहा है। फिर आर्टिकल नंबर 21 में ही सतवंत सिंह वर्सेज एपीओ न्यू दिल्ली का केस आ जा रहा है। फिर यहाँ पे फिर जो नेक्स्ट केस आ रहा है, हुसैनारा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का भी मामला आ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ के बारे में बात करता है हुसैनारा खातून का केस भी। और अगर नेक्स्ट केस की बात करते हैं, AR अंतुले वर्सेस RS नायक का भी केस यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, इंपॉर्टेंट केस ला हो जाएगा। और साथ साथ अगर हम देखते हैं तो श्रीनिवास गोपाल वर्सेस अरुणाचल प्रदेश का भी केस आर्टिकल नंबर 21 से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर ओलेगा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी मामला क्या है, आर्टिकल नंबर 21 से रिलेटेड है। ये तो जनरल प्रोविजंस है, मींस की ये जनरली इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। लेकिन अगर आर्टिकल नंबर 21 को अगर स्पेसिफिकली होकर के पूछना रहेगा कि हाँ राइट टू लाइफ से रिलेटेड कौन सा स्पेसिफिकली केस आ रहा है, तो साथियों इसमें आ रहा है ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ही केस आएगा। अगर राइट टू लिवलीहुड से बात करता है आर्टिकल नंबर 21 से रिलेटेड, तो इसमें ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऐसे ही केस आपको देगा और आपको ऐसे ही एज यूजुअल आपको वहां पे अपने आंसर को ओवेल को हिट करके मीन्स की मार्क करके आना है। अगर राइट टू शेल्टर से रिलेटेड अगर कोई केस को ला पूछता है तो आएगा चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का ही मामला। अगर रिप्रोडक्टिव चॉइस की बात करते हैं साथियों, अगर रिप्रोडक्टिव चॉइस से रिलेटेड अगर केस लॉ आता है तो यहाँ पे आप केस लॉ मेंशन अगर किया रहेगा सुचित्रा श्रीवास्तव वर्सेस चंद्रगर्द एडमिनिस्ट्रेशन का, तो ये भी केस लॉ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर राइट टू हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई केस लॉ आता है आर्टिकल नंबर 21 से, तो साथियों ये परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये मामला हो जाएगा। राइट टू स्लीप से रिलेटेड अगर कोई मामला आता है साथियों, तो ये आ जाता है रोमेलिया मैडम वर्सेस होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया का ये मामला आ जाता है। अगर बॉन्डेड लेबर की अगर हम बात करते हैं साथियों, जिसको हम लोग बधुआ मजदूर कहते हैं, तो इससे रिलेटेड अगर केस लॉ देखते हैं तो नीरज चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ MP का मामला आ जाता है, इसके लिए इंपॉर्टेंट मामला आ जाता है। अगर साथियों यहाँ पे राइट टू डाई से रिलेटेड अगर हम किसी भी मैटर को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे केस लॉ आ जाता है ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का मामला आ जाता है। साथियों ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए मामला आ जाता है। अगर हम इसी से पैसिव यूथनेसिया से रिलेटेड अगर हम मामला देखते हैं, जो कि आर्टिकल नंबर सब के सब ये आर्टिकल नंबर 21 से ही डील कर रहा है साथियों। अगर हम पैसिव यूथनेसिया की बात करते हैं तो यहाँ पे अरुणा रामचंद्र शानबाग वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का मामला यहाँ पे डील करता है। अगर सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया की बात करता है, जिसमें ट्रांसजेंडर को 2014 का यह मामला है, जिसमें ट्रांसजेंडर को क्या बताया गया था कि ये भी एक प्रकार के जाति हैं। फिर अगर चाइल्ड राइट्स की बात करते हैं साथियों, तो बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की बात करते हैं। और ये किसके द्वारा किया गया था साथियों, तो ये कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा किया गया था। बचपन बचाओ आंदोलन का शुरुआत उन्हीं के द्वारा किया गया था। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल नंबर 21 से, तो राइट टू फ्री लीगल एड की बात करते हैं साथियों। जब राइट टू फ्री लीगल एड से रिलेटेड हमारे पास केस आ जाता है तो हम खो जाते हैं दुनिया में कि आखिर में ये पूछ कहाँ से रहा है। ये सब साथियों आर्टिकल नंबर 21 से पूछ रहा है। और इसमें जो केस ला बनता है वो MH हॉस्कट वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस बन रहा है। फिर नेक्स्ट अगर केस ला की अगर हम साथियों बात करते हैं तो कस्टोडियल टॉर्चर की बात आती है और कस्टोडियल डेथ की बात आती है। तो इससे रिलेटेड ये हमारे पास 3 केस लॉ आते हैं और इन तीनों केस लॉ को आपको जानना इंपॉर्टेंट है। पहला हमारे पास केस आता है नीलबती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा की बात आती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट केस लॉ आता है DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस आता है। फिर जो नेक्स्ट हमारे पास केस आ रहा है साथियों, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस आ रहा है। अगर आप चाहते हैं तो साथियों इसको रीड विथ CRPC भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सेम केस आप CRPC के साथ भी डील कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 21 कॉन्स्टिट्यूशन से भी आप इसको डील कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं राइट टू क्लीन इन्वायरमेंटल से रिलेटेड अगर केस आता है, जो कि आर्टिकल नंबर 21 से ये भी रिलेटेड है, तो इसमें कौन कौन से केस लॉ इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, जो कि 1985 का ये मामला आया था, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है। अगर साथियों हम देखते हैं कि अगर इन्वायरमेंटल की बात आती है और वहां पे MC मेहता साहब का नाम न आए ये पॉसिबल नहीं है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे MC मेहता साहब का नाम जरूर आएगा, क्योंकि MC मेहता साहब एक बहुत बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और ये पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा PIL इन्होंने फाइल किया था। तो इनसे रिलेटेड केस ला आ रहा है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये किसके लिए किया था, तो ये इन्होंने किया था श्रीराम फूड फर्टिलाइजर्स केस 1986 का ये मामला है। नेक्स्ट अगर केस की हम बात करते हैं तो इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरमेंटल लीगल एक्शन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का मामला आता है, जो कि 1996 का मामला आता है। और ये किससे रिलेटेड है साथियों, तो ये इन्वायरमेंटल से रिलेटेड है। और कहाँ से पूछ रहा है,
आर्टिकल अगर हम स्पेसिफिक बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 21 से बात करता है। फिर एक और नेक्स्ट केस आता है बेल्योर सिटीजन वर्सेज वेलफेयर फोरम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का मामला आता है। ये भी हमारा किससे डील करता है, ये भी इन्वायरमेंटल से डील करता है और आर्टिकल नंबर 21 से भी ये बात क्या करता है, डील करता है। तो आप लोगों ने देख लिया आर्टिकल नंबर 21 के बारे में जो जो मामले बन रहे थे उन सभी मामले को मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया। अगर साथियों आर्टिकल नंबर 21 की स्कोप को और मैं वाइडर करना चाहूँ तो इसमें और भी मैं केस लॉ आपको बता सकता हूँ। जैसे राइट टू डाई वाला तो केस आप लोगों ने देख ही लिया कि ज्ञान कौर का केस मामला था, ज्ञान कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का मामला था। राइट टू फ्री लीगल एड में आपने MH हॉस्कट वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस देखा ही लिया। राइट टू फेयर इन्वेस्टिगेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट केस लॉ बनता है। और राइट टू फेयर इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड अगर आपको मैं केस लॉ बता दूं तो यहाँ पे केस लॉ आता है निर्मला सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का मामला आता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जितने भी मामले बन रहे थे इन सभी मामले को मैंने यहाँ पे डील करने का कोशिश किया। अब साथियों बात करते हैं आर्टिकल नंबर 21A से रिलेटेड, जो कि राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड होता है। और राइट टू एजुकेशन इसको कब डाला गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो साथियों आप सभी को पता है राइट टू एजुकेशन को 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा इसको डाला गया था। ये भी आपका MCQ का एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो राइट टू एजुकेशन है ये कब डाला गया। तो साथियों ये 86वां संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन करके सन 2002 में इसको क्या किया गया, इनकॉर्पोरेटेड किया गया। अब अगर हम केस लॉ की बात करते हैं साथियों इससे रिलेटेड, तो हमारे पास जो सबसे पहला केस आता है वो मोहिनी जैन का केस आता है। मोहिनी जैन वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका की बात आती है। और इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या हेल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसमें हेल्ड किया कि राइट टू एजुकेशन एट ऑल लेवल इज अ फंडामेंटल राइट। मीन्स कि हर एक लेवल पे हमारा क्या होना चाहिए, हमारा फंडामेंटल राइट होना चाहिए। फिर इसी के बाद हमारा जो नेक्स्ट केस ला आया साथियों आर्टिकल नंबर 21A से रिलेटेड, वो उन्नी कृष्णन वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का मामला आया, जो कि 1993 का मामला है। साथियों ये क्रोनोलॉजी आपको लर्न होनी चाहिए, जहाँ पे मैं क्रोनोलॉजी को यहाँ पे लिख करके लाया हूँ, क्योंकि ये क्रोनोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी क्रोनोलॉजी भी दे देता है कि आप क्रोनोलॉजी में इसको लगाइए। उन्नी कृष्णन का मामला को हम देखते हैं। उन्नी कृष्णन वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के मामले को अगर देखते हैं तो यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यही हेल्ड किया था कि राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए। जो हमारा राइट टू एजुकेशन है वो फंडामेंटल राइट होना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग, आर्टिकल 21A के अकॉर्डिंग ये फंडामेंटल राइट होना चाहिए। और यहाँ पे हमें ये नहीं देखना चाहिए कि उसके पास पैसा है कि नहीं है, मीन्स कि एजुकेशनल इकोनॉमिक कैपेसिटी के अंडर नहीं होना चाहिए। ये बात उन्नी कृष्णन के केस में कहा गया। अगर नेक्स्ट केस ला की अगर हम साथियों बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस के श्याम सुंदर 2011 का मामला आ जाता है। ये भी राइट टू एजुकेशन से ही रिलेटेड मामला है। अगर हम आर्टिकल नंबर 22 की अगर हम बात करते हैं साथियों तो यहाँ पे प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात करता है। अब ये राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन क्या होता है साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन होता है। और इसमें टोटल 7 क्लॉजेस के बारे में बताया गया। 22 सब क्लॉज 1, 22 सब क्लॉज 2, 22 सब क्लॉज 3, 22 सब क्लॉज 4, 5, 6, 7 तक यहाँ पे बताया गया है। अगर साथियों हम स्पेसिफिकली होकर के हम यहाँ पर देखना चाहते हैं तो जो आर्टिकल नंबर 22 सब क्लॉज 1 और आर्टिकल नंबर 22 क्लॉज 3 जो है, और यहाँ पे देखना चाहते हैं आर्टिकल नंबर 22 क्लॉज 4 और आर्टिकल नंबर 22 क्लॉज 7 बात करता है। तो ये किस चीज़ की बात करता है, ये जो बात करता है ये प्रिवेंटिव की बात करता है, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है। और ये दोनों आर्टिकल हैं साथियों, ये प्यूनिटिव डिटेंशन के बारे में बात करता है। ये प्रिवेंटिव है और ये प्यूनिटिव है। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इन लोगों को आपको लर्न करके रखना। आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1, आर्टिकल 22 सब क्लॉज 3 किस चीज से डील करता है, ये प्रिवेंटिव मामले से डील करता है। अगर आर्टिकल नंबर 22 सब क्लॉज 4 और आर्टिकल नंबर 22 सब क्लॉज की बात करते हैं 7 की, तो ये प्यूनिटिव डिटेंशन के बारे में बात करता है। तो इस प्रकार से आपने ये 4 आर्टिकल्स को देखा, यही 4 आर्टिकल यहाँ से इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन की अगर हम बात करते हैं तो सुकुर अली वर्सेज स्टेट ऑफ आसाम 2011 का मामला यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अगर मामले की हम बात करते हैं तो AK गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास का जो मामला है ये भी आर्टिकल नंबर 22 से इंपॉर्टेंट हो जाता है। हुसैनारा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का मामला, दोस्तों आप देख रहे होंगे कि एक केस कई जगह घूम फिर के आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। और साथियों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया। अब यही हुसैनारा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का मामला आप CRPC में भी डील करेंगे।
डीके बसु की जो गाइडलाइन है ये आप कहाँ पे महसूस करेंगे, ये आप देखने को आपको मिलेगा सीआरपीसी में भी देखने के लिए मिलेगा। तो आप सोचेंगे कि यहाँ पे भी आ रहा है, सीआरपीसी में भी आ रहा है, कैसे हो सकता है। तो साथियों अरेस्ट हम कहाँ करते हैं, चैप्टर नंबर 5 में करते हैं। कहाँ से कहाँ तक, हम रेंज की अगर बात करते हैं सीआरपीसी में तो सेक्शन नंबर 41 से लेकर के सेक्शन नंबर 68 तक हम देखते हैं। तो वहाँ पे अरेस्ट के गाइडलाइंस के बारे में, अरेस्ट के प्रोविजंस के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट केस देखते हैं आर्टिकल नंबर 22 से AK रॉय वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का मामला है, जो कि 1982 मींस की 1982 से रिलेटेड है। अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ जा रहा है वो आर्टिकल नंबर 23 आ जा रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स फॉर फोर्स लेबर की बात करता है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट अगर हमारे पास कोई केस है तो वो आता है दीना वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1983 का मामला है, और आसिद वर्कर्स केस का मामला आ जाता है। ये दो केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, किससे रिलेटेड, अगर आर्टिकल नंबर 23 से डील करते हैं। आर्टिकल नंबर 24 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इससे रिलेटेड मैंने यूपी पीसीएस जे मेन एग्जामिनेशन के लिए मैंने इससे भी फ्रेम किया है, और उसमें ये सारी बातों को मैंने वहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया है कि ये किस किस चीज़ों से डील कर रहा है। अब आप इसको अगर देखना चाहेंगे कि आर्टिकल नंबर 24 में कौन कौन सा केस बन रहा है तो यहाँ पे MC मेहता साहब आएंगे, क्योंकि यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है, ये एक तो छोटे बच्चों से जुड़ा हुआ है, और उनका केस आप लोगों ने देखा था बचपन बचाओ आंदोलन का मामला उनके द्वारा ही शुरू किया गया था, जिसमें कि बच्चों को बचाने का उन्होंने प्रयास किया था। तो जाहिर सी बात है किसने किया था, तो ये कैलाश सत्यार्थी साहब के द्वारा बचपन बचाओ आंदोलन किया गया था। और ये जो MC मेहता साहब हैं ये किससे रिलेटेड हैं, ये इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, ये हर एक मैटर्स पे क्या करते हैं, ये PIL फाइल करते हैं। अगर PIL की बात करते हैं तो साथियों ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस की बात करता है, और MC मेहता साहब जागरूक नागरिक हैं, और ये जागरूकता के कारण हर एक जगह फेमस रहते हैं। तो MC मेहता वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु का भी मामला यहाँ पे आ रहा है, पीपुल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1982 का यहाँ पे मामला आ रहा है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोविजंस आ रहे हैं साथियों वो राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन्स की बात करता है, जो कि आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के आर्टिकल नंबर 28 के बीच में डील कर रहा है। तो इन दोनों प्रोविजंस को, इन तीनों प्रोविजंस को देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगर आर्टिकल नंबर 25 को अगर हम स्पेसिफिकली देखते हैं साथियों तो ये किस चीज़ से डील करता है, ये कहता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स के बारे में बात करता है, ये रिलीजन्स के बारे में। आर्टिकल नंबर 25 को देखिए, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोरोगेशन ऑफ रिलीजन्स की बात करता है। इसमें जो फर्स्ट केस लॉ आता है इंडिया यंग लायर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की बात करता है, जिसमें सबरीमाला टेम्पल केस लॉ 2019 का भी इसके साथ हम रीड कर सकते हैं। सेकंड जो केस लॉ आता है साथियों SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1994 का मामला है। फिर नेक्स्ट केस लॉ की बात करते हैं साथियों तो अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सन 2000 का जो मामला है। इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का मामला यहाँ पे डील करता है। चर्च ऑफ गॉड फुल गॉस्पेल ऑफ इंडिया वर्सेस KKRMC वेलफेयर एसोसिएशन सन 2000 का ये मामला, ये सब किससे डील करता है, तो साथियों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 25 से ये सभी मैटर डील करते हैं। जो मैटर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है उन सभी मैटर को मैंने यहाँ पे रखने का कोशिश किया। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 26 की तो यहाँ पे बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स की बात करते हैं, और इसमें कौन सा केस आता है SP मित्तल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1983 का मामला है, ये यहाँ पे डील करता है आर्टिकल नंबर 26 से। आर्टिकल नंबर 27 की अगर हम बात करते हैं तो साथियों तो यहाँ पे कह रहा है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन्स की बात करता है। अगर हम साथियों स्पेसिफिकली 27 से रिलेटेड अगर किसी भी केस लॉ को अगर हम देखना चाहें तो 27 से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई स्पेसिफिक केस लॉ नहीं बना, इसीलिए मैंने यहाँ पे केस लॉ नहीं मेंशन किया। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 28 से। साथियों आर्टिकल नंबर 28 का जो बात करता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और रिलीजन वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इससे भी रिलेटेड कोई भी केस लॉ नहीं बनता है, इसीलिए मैंने केस लॉ को नहीं लिया। अब आर्टिकल नंबर 29 से रिलेटेड और आर्टिकल नंबर 30 से रिलेटेड जो केस लॉ बन रहा है उन सभी केस लॉ को मैं डील करता हूं। देखिए आर्टिकल नंबर 29 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज की बात करता है, किसके इंटरेस्ट की, तो यहाँ पे माइनॉरिटीज जो होते हैं जो अल्पसंख्यक है उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करता है। यहाँ पे जो पहला केस लॉ आता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज की बात आती है वो SP मित्तल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1983 का मामला आता है। और जो नेक्स्ट केस लॉ आता है साथियों वो सेंट जेवियर्स कॉलेज वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात का मामला आता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट केस लॉ है अगर आर्टिकल नंबर 29 को हम डील करते हैं। आर्टिकल नंबर 30 की हम बात करते हैं राइट ऑफ
माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। इसमें जो फर्स्ट केस लॉ हमारे पास आता है टीएमए पाई फाउंडेशन केस वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, सन 2002 का मामला ये आता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे इस्लामिक एकेडमिक ऑफ एजुकेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2003 का जो मामला आता है उसको भी हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। फिर जो नेक्स्ट केस लॉ आता है वो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्योर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 का जो 2020 मींस 2020 का मामला है, ये सभी मामले इससे डील करते हैं। अब बात करते हैं साथियों जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 32, और ये आर्टिकल नंबर 32 ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बात करता है, जो कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट्स के बारे में बात करता है। बी आर अंबेडकर साहब ने क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू द बी आर अंबेडकर आर्टिकल 32 एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बी आर अंबेडकर साहब के द्वारा कहा गया था आर्टिकल नंबर सिर्फ अकेला अगर आर्टिकल की बात करते हैं आर्टिकल नंबर 32 की, तो ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये हार्ट है और सोल है, दोनों चीज़ों के बारे में बात करता है। अगर हम आर्टिकल नंबर 32 और आर्टिकल नंबर 226 की बात करते हैं, दोनों को अगर हम कोरिलेट करके पढ़ते हैं तो ये 5 प्रकार के रिट्स के बारे में बात करता है। हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो और सर्सोररे। मीन्स कि इस 5 प्रकार के रिट्स को जारी करने के लिए ये बात करता है। कौन करता है साथियों? तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 32 इस चीज़ों के बारे में बात करता है। अगर स्पेसिफिक होकर के केस लॉ को देखना चाहेंगे तो हैबियस कॉर्पस से जो रिलेटेड केस लॉ आता है साथियों, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट केस लॉ होता है। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का मामला आ जाता है। जब कभी भी हैबियस कॉर्पस से रिलेटेड मामला आएगा तो ये एडीएम जबलपुर साहब आपके पास जरूर आएंगे। अगर मैंडमस से रिलेटेड कोई केस लॉ आ जाता है तो स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दुराई राजन का मामला आ जाता है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट केस लॉ आ जाता है ये सभी से रिलेटेड है, जैसे जनता दल वर्सेस एचएस चौधरी की अगर हम बात करते हैं, ये भी आर्टिकल नंबर 32 से रिलेटेड है। एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 का मामला है, ये भी आर्टिकल नंबर 32 से डील करता है। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 का अगर बात देखें तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 32 से डील करता है। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला देखा जाए तो ये बहुत जगह फॉल करेंगे। कौन? एमसी मेहता साहब को आप लर्न करके रखिएगा। फिर नेक्स्ट केस लॉ की बात करते हैं, इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरमेंटल लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 का मामला है, ये भी हमारे आर्टिकल नंबर 32 से ही डील करता है। तो साथियों आप लोगों ने देख लिया किस प्रकार से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड केस बन रहे थे आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 के बीच में, उन सभी केस लॉ को मैंने अच्छे से प्रॉपरली इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के साथ और इंपॉर्टेंट केस लॉ के साथ मैंने डील किया है। साथियों आपके पास कमेंट सेक्शन ओपन है, आपको अगर ये सेशन अच्छा लगे तो आप हमें ज़रूर बताएं। और आपको जिस टॉपिक पे अगर आपको केस लॉ चाहिए, जिस पे एलिब्रेशन करके केस लॉ चाहिए, आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमको बताएं। मैं उसी टाइप के उसी तरह से आपके लिए केस लॉ लिख करके लेकर के आऊँगा और वो सारी चीज़ों को मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा। और आप लोग अगर इसको लाइक सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आप अपने बेल बटन को हिट कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आता हूं तो वो लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाए। साथियों अगर लगता है कि इसका पीडीएफ आपके पास होना चाहिए तो साथियों आपको एक सिंपल काम करना पड़ेगा, टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर के लॉ विथ रोनित सर्च कर लेंगे, वहाँ पे एज यूजुअल ये पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है पीडीएफ प्राप्त करने में तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया, आप हमसे कनेक्ट भी हो सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।